لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق الله العظيم। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बुद्धा। आपकी जब भी किरात हम सुनते हैं दिल की रूह तक इतना सुकून मिलता है माशाल्लाह। किरात भी बहुत प्यारी है और आपके लिए दुआएं भी हमारी बहुत है कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाए, बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर पहुंचाए। इसके साथ में मैं शमीम सर से को दावत दूंगा कि वो बिस्मिल्लाह पढ़ के कैप्सूल 2.0 के सफ़र को का आगाज़ करें। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, आवाज मेरी आ रही है? स्टार्ट करें? जी जी जी, क्लियर है आवाज़। स्क्रीन क्लियर है सबको? चलिए, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आज हम लोग कैप्सूल 2.0 का रिवीजन करेंगे। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है तो बहुत ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। और आई होप कि आपने सबने जो पुरानी वीडियोस हैं शादाब सर की वो देखी हुई होंगी ऑलरेडी। तो उन्हीं एनालॉजीज को यूज करके हम बस एक रिवीजन करेंगे और फिर शादाब भाई जब आएंगे तो वो अपना कुछ नया इंसाइट जो भी होगा इंशाल्लाह वो आप लोग के सामने रखेंगे। तब तक के लिए हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम लोग कवर कर सकें उसको हम कर लें एक थोड़ा सा रिवीजन फेज में। और कुछ पॉइंट्स उन्होंने मुझे कहा था कि उस पर एम्फेसिस करेगा, तो आई विल ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू cover the content also and keep those point in my talk. Okay, तो सबसे पहली चीज जो थी वो थी विनिंग साइकोलॉजी, है ना। तो साइकोलॉजी को ट्रेन करना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर बार आपने सुना होगा कि मार्केट में ओनली 30% जो है वो एनालिसिस है और 70% आपकी साइकोलॉजी है कि आप कितना जो है वो अपने फियर को या ग्रीड को आप गिवन नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर पैसा गवाते हैं मार्केट में, ओवर 90-95% जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा गवा नहीं आते हैं मार्केट में, मतलब गवाते ही हैं चाहे कुछ भी हो। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो दो ही चीजें होती है, या तो फियर या ग्रीड, है ना। या तो आदमी को बहुत ज्यादा लालच में आदमी गलत ट्रेड ले लेता है, या डर की वजह से चीजें जो है वो शेयर्स निकाल देता है, कुछ चीजें रहती हैं। तो उसमें वही चीजें जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया भी था पहले कि जो रस्सी का एग्जाम्पल ने दिया था कि जैसे बहुत सारी रस्सियां अगर लटक रही है एक पहाड़ से और आदमी यही सोचे कि मतलब जो अगर आदमी दूसरी चीजों को देखता रहेगा तो कभी भी वो एक चीज पे मास्टर नहीं कर पाएगा। तो जरूरी है कि आदमी एक स्ट्रेटजी को पकड़े और उस पर अच्छे से मास्टरी करे। देखो कोई भी स्ट्रेटजी गलत नहीं होती, कोई भी इंडिकेटर गलत नहीं होता, बस ये है कि उसको कितना अच्छा आपकी प्रैक्टिस है ना। तो वो मास्टरी कैसे होगी जब हम अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करेंगे कि पिछला जो डेटा है वो क्या कितना उसको सपोर्ट कर रहा है और उससे हम कैसे अपने आप को जो है अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी इधर उधर हॉप अप ना करते हुए एक ही रस्सी को आदमी पकड़े, उसी पे सब्र करे और उसी के फिर जो है उस पे मास्टरी हासिल करते उससे फिर ऊपर चढ़ना शुरू करे, है ना। तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी आगे पहुंच जाएगा। और अगर वो रस्सियां ही चेंज करता रहेगा तो फिर वो कहीं भी नहीं जा पाएगा, हो सकता है और नीचे ही आ जाए। कभी कोई रस्सी ऐसी भी होती है जिसकी पकड़ ऊपर से ढीली हो, पता चला आपने पकड़ा और वो गिरी गया वो। या आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे आप किसी लाइन में लगे हुए हैं टिकट लेने के लिए, मल्टीपल लाइंस लगी हुई हैं, राइट। अब आदमी खड़ा हुआ उसको लग रहा है वो वाली लाइन ज्यादा तेज चल रही है तो यहां से निकल के उसमें लग गया,
अब पता चला थोड़ी देर में कि दूसरी लाइन ज्यादा तेज चल रही है, तो वहां से निकल के उसमें लग जाएगा, तो ऐसे ही उसका टाइम लाइन में लगने में वेस्ट होता रहेगा, और वो बहुत अपना मतलब जो मकसद है उसका, उसको हासिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी का है कि फर्स्ट चीज है कि एक चीज को आदमी एक स्ट्रेटेजी को मास्टर करे और उसके जरिए से फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करे, उसमें एक्सेल करे, तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको अच्छे प्रॉफिट हासिल होंगे, है ना। तो एक रोप एक स्ट्रेटेजी को हम लोग लेके मास्टर करेंगे, तो फिर उसमें हम कुछ भी करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं राइट साइड वाला जो बंदा है, ये एक रस्सी पे खड़ा हुआ, अब इसको आप हिला लीजिए, चला लीजिए, इसको कुछ उछाल कूद कर दिए, ये गिरेगा नहीं इस रस्सी से। क्यों? क्योंकि इसने इस पे अच्छा वक्त दिया है, इस पे इसने मास्टरी हासिल की। सही है। तो फिर हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ फार्मर कैसे कैसे होते हैं ना, यानी कि हमारे जो मार्केट है उसमें इन्वेस्टर्स कैसे कैसे होते हैं। तो उसमें ऐसे हमारे पास सबसे पहले इन्वेस्टर्स है एफआईआई, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो हेज फंड्स होते हैं, जो दूसरे लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, है ना। जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं। अगर आप में से कोई इस टाइप का मतलब जॉब कर रहा होगा जिसमें उसका पीएफ वगैरह कटता है, तो प्रोविडेंट फंड्स वगैरह होते हैं, तो वो उनको भी यही लोग मैनेज करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। ऐसे ही जो हमारे इंडिया के हैं उनको हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, और एफआईए जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि किसी भी उसमें देश की मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं। तीसरे होते हैं एफडीआई। ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स यही होते हैं, इन्हीं को देख के इवन एफआईआई ट्रेड करते हैं। ये वो सब बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जैसे वॉरेन बफेट है, या और यहाँ पे विजय केडिया है, ये सब जो मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी आप बुक्स पढ़ते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर, ये वो लोग होते हैं। अच्छा, इन लोग का टाइम फ्रेम भी अलग अलग होता है। जैसे एफआईआई का होता है शॉर्ट टू मिड टर्म के, वो ठीक है 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक के लिए इन लोग का रहता है। और जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जितने हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं और जितने पेंशन फंड्स यहाँ इंडिया के हैं, उन वो सब मिड से लॉन्ग टर्म का रहता है, कि ठीक है उनका 5-10 साल का अपना पंचवर्षीय योजना अपना चला रहे हैं, और ठीक है अपना एक उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया, उतने स्टॉक्स को उन्होंने लिस्ट किया है, उसी में वो लोग बदल बदल के ट्रेड करते रहते हैं, और उसी पे उनकी एसआईपीज चलती हैं, जो और लोग उनको पैसा दे रहे होते हैं। एफडीआई जो है, इनका मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है, बहुत मतलब ये 15-20-25 साल तक का प्लान करके चलते हैं, क्योंकि ये लोग ना मतलब कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, ये लोग जो है वो कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, है ना। कि उनको दिख रहा है कि हाँ, ये वाली कंट्री जो है इसका इस वक्त में बिजनेस अच्छा चल रहा है और ये बूमिंग पे है, मतलब ये डेवलपिंग फेज में अपने, तो आने वाले टाइम में इसकी इकोनॉमी बहुत जल्दी से ग्रो करेगी। जो एक ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है उसकी इकोनॉमी बहुत, उसकी जीडीपी, उसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रो नहीं करती है जितनी डेवलपिंग नेशंस की करती है ना। तो वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या है कैसा। अच्छा, वो एग्जांपल भी है वैसे ही कि मतलब अगर ऑटोमोबाइल का ही ले लें, तो जो डेवलप्ड नेशन है उसमें ऑलरेडी सबके पास कार्स हैं, लेकिन एक जो नेशन डेवलप हो रहा है जिसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, उसमें इतनी ज्यादा कारें भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा वैसे वैसे कार्स बढ़ेंगी। जैसे इंडिया में मोबाइल का बहुत ज्यादा क्रेज है इस वक्त में, कि ठीक है यूएस में इतने मोबाइल नहीं बिकते जितने इंडिया में बिक रहे हैं, क्योंकि इतने यहाँ फोन नहीं, स्मार्टफोन पहले नहीं थे लोगों के पास, लेकिन अब जैसे जैसे पैसा आ रहा है तो लोग लग्जरी की तरफ जा रहे हैं, तो ईएमआई पे और क्रेडिट कार्ड का सिस्टम बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग इस कॉल पे हैं, इस ग्रुप में हैं, सबको कभी ना कभी जिंदगी में एक आध बार तो कॉल आया ही होगा कि भी क्रेडिट कार्ड ले लो, है ना। और कुछ लोग रोज ही आते होंगे। तो क्यों? क्योंकि वो एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो वो उसकी तरफ लेके जा रहे हैं कि भी ठीक है आप अपनी लाइफ को लग्जरी की तरफ ले, तो चीजें और ज्यादा लोग खरीदते हैं, तो उसकी वजह से बिजनेस इंप्रूव होता है। फिर आता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो एचएनआई होते हैं, ये हमारे समझिए इंडिया के एफडीआईज है। तो ये जो हमारे रिच इंडियन फैमिलीज हैं, जैसे अंबानीज हैं, अडानीज हैं, या जो हमारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे विजय विजय केडिया है, पारेख है, और राकेश झुनझुनवाला की पूरी कंपनी है, इन सबको हम लोग कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, है ना, कि जिनके पास बहुत ज्यादा मतलब हाई, बहुत ज्यादा अमाउंट के साथ में जो ट्रेड करते हैं, ये एक कंपनी में 1% से ज्यादा का शेयर रखते हैं, मतलब इतना ज्यादा इनका स्टेक रहता है एक एक कंपनी के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको हम लोग फार्मर्स कहते हैं, और इनका टाइम फ्रेम वैसे ही रहता है। तो फार्मिंग, अब इन सब का क्या है कि अब इन सब की लड़ाई हमारे साथ है, क्योंकि इन सबको हमारा पैसा चाहिए। सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जो कमाता है वो रिटेलर कमाता है ना, और उसके पास क्योंकि एक्सपीरियंस भी सबसे ज्यादा कम होता है। इनके पास पूरी पूरी अपनी टीम्स होती हैं रिसर्च के लिए और एनालिसिस के लिए, और इनके पास बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं, पूरे पूरे एआईज यूज करते हैं, एल्गोरिथम्स यूज करते हैं लोग। लेकिन रिटेलर के पास बहुत ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत ज्यादा कोई चीज मतलब इस टाइप की होती नहीं है। ठीक है, अपनी साइकोलॉजी से वो उसको ट्रेन कर सकता है और चीजें सीख सकता है। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से, तो अब इनसे हमारी लड़ाई है। तो हमारा सबसे अच्छी चीज क्या है, जो शायद भाई ने पहले भी आप लोग को याद होगा उनकी वीडियो में, वो कहते हैं कि भाई बड़ों के साथ उठो और बड़ों के साथ बैठो, है ना। अगर हम लोग इन बिग शॉट्स के साथ लड़ाई करने जाएंगे तो हमारे जीतने का कोई चांस है नहीं, है ना। तो हमारा हमारा फायदा किसमें है कि हम पार्टी बदल लें। पार्टी बदलने का मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी और का, मतलब यहाँ मतलब ये कि हम बजाय रिटेलर बनने के
हम रिटेलर के साथ चलने के, हम लोग इन बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ चलें। जिस स्टॉक्स में ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करें, जिससे लोग निकल रहे हैं उससे हम लोग निकले। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा अमाउंट लेकर आते हैं ना मार्केट में कि हमारा छोटा मोटा अमाउंट इनके सामने कुछ भी नहीं है ना। मतलब अगर सारे के सारे इन्वेस्टर्स मिलके भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें ना एक ही दिन में, तब भी इतना बड़ा अमाउंट नहीं डाल पाएंगे जितना इनमें से कोई एक इंस्टीट्यूशन डाल देगा। ठीक है, ये डेटा है करोड़ में, ये एफआईआई का डेटा है। अभी ये देख रहे हैं आप, जुलाई जून मई का। तो ये नेट बाय जो एफआईआई नेट परचेज और डीआई नेट परचेज, सॉरी दोनों का एफआईआई डीआई का, आप यहाँ देख रहे हैं 8,844 करोड़ रुपए का डीआई ने बाय किया है ना जुलाई में। और जून में आप देखें तो 72,000 करोड़ का, क्योंकि तब तक एफआईआई भी जा रहे थे, रिटेलर्स भी सब सेल कर रहे थे। और ये जुलाई का इसलिए कम है क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है, अभी आधा ही महीना हुआ है ना। और अगर आप इधर व्हाइट वाले कॉलम्स में देखें तो नेट परचेज और नेट मतलब ग्रॉस परचेज और ग्रॉस सेल दिखा रहा है एफआईआई का। तो यहाँ मैंने डीआई का नहीं दिखाया, सिर्फ एफआईआई का दिखाया है। तो 297,231 करोड़ का टोटल इन्होंने सेल किया है, और 299,000 करोड़ का मतलब जो है वो परचेज का। तो इतना बड़ा बड़ा अमाउंट ये लोग डाल रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं डीआईएस ने कितना बड़ा 67,000, 28,000, 37,000 का अमाउंट एक एक महीने में लोग इतना बड़ा बड़ा ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा पैसा तो ये लोग मूवर्स होते हैं, ये लोग मार्केट मूवर्स होते हैं कि ये जब चाहते हैं, मतलब अगर इन्होंने ठीक है एक इसको इसी स्टॉक को उठाना है तो वो उसको उठा देंगे। लेकिन ये लोग भी ऐसा नहीं कि अकेला कुछ करते हैं ना, क्योंकि इनको पता है कि हमसे भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, हमसे भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। ऐसा ना हो कि हमने पैसा डाला और किसी और ने गिरा दिया तो हमारा सारा का सारा पैसा लॉस में हो जाएगा। तो इस तरह से इनके भी ग्रुप्स और इनके भी मतलब अपनी एनालिसिस रहती है, जिसके अकॉर्डिंग ये लोग ट्रेड करते हैं। सही है, तो हमें क्या करना है, हमें इनके साथ ही ट्रेड करना है। हमें ध्यान रखना है कि इनके जहां जब ये लोग ट्रेड करें तभी हम लोग ट्रेड करें। ये मैंने एक दिन का लिया है कि देखिए अगर एक दिन में एफआईआई ने जुलाई, सिर्फ अभी लास्ट जो फ्राइडे गया है, मतलब कल परसों की बात है ना, हाँ थर्सडे की बात होगी, तो क्योंकि आज सैटरडे है। तो थर्सडे में एफआईआई ने 221 करोड़ रुपए डाले हैं और डीआईआई ने 591 करोड़ रुपए। अब समझ रहे हैं, सारे रिटेलर्स मिलके भी एक डीआईआई शमीम एफआईआई भाई, इन लोगों को मिला शमीम भाई के। हाँ माजरा था। शमीम भाई एक सेकेंड, हाँ जी जी। मेरे अलावा भी कोई लोगों को स्क्रीन नहीं नजर आ रहा है। आपने ये डेटा बहुत मेहनत से निकाला है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप इत्मीनान से। ओके, आई थिंक काफी सारे लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही और वो नहीं लोग आ रही है, ठीक है। बता नहीं रहे। आप लोग शेयर, मुझे कोई आई और थी शेयर कर ले। 80% तक तो आई थी, अभी लग रहा है कि नहीं आ रही। मैंने डॉक्टर साहब मैंने वो भेजा है लिंक, कैनवा का लिंक भी भेजा हुआ है मैंने उसमें। ओपन है मेरे पास अभी। टीचर्स वाले ग्रुप में मैंने कैनवा का लिंक जी जी भी जी, भेजा है, मैंने आप चाहें कर तो दिया। उसको यूज कर सकते हैं। अभी मेरा स्क्रीन पे नजर आ रहा है, देखिए आपको, अभी मैंने कर दिया है जी। ठीक है, हाँ सही, अभी लोगों हाँ से दिख रहा पूछ है। ले, लोगों से पूछ लें जिसका माइक ऑन है, आ रहा है क्या, और फोन अभी आ रहा दोबारा है डॉक्टर कर। साहब, नजर आ रहा है अभी। शमीम भाई का बंद कर दीजिए, बोलो उनको स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। मेरा बंद नहीं हुआ क्या अभी तक? नहीं हुआ, अभी तक बंद नहीं हुआ आपका। अभी एक मिनट रुकिए, स्टॉप शेयरिंग। ओके, अब हो गया बंद। ओके। अभी शमीम भाई आपने इतनी मेहनत वो डाटा निकाला है, मैं चाह रहा हूँ 100% लोगों को दिखे। सही है, ठीक है। यही स्लाइड है ना, ये 2.1 वाली। हाँ ये ठीक है, ये चलिए स्टार्ट करें। ओके, प्रीवियस स्लाइड यहाँ से, चलिए बिस्मिल्लाह करें। हाँ ठीक है, यहाँ से इससे आगे वाली स्लाइड ले लीजिए। तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि रिटेलर्स, हम लोग को जो है रिटेलर्स उनके अगेंस्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग उनके साथ ट्रेड कर रहे हो, तो उनकी टीम में हो हम लोग, एफआईआई और डीआईएस की टीम में, जिससे कि क्योंकि उनको तो फायदा होना ही होना है। सही है, वो लोग तो मार्केट को मैनिपुलेट करके भी फायदा उठा लेंगे, तो हमें भी फायदा हो, इसलिए हमें जरूरी है कि हम लोग भी उन्हीं के साथ ट्रेड करें। ठीक है, तो ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कितना बड़ा अमाउंट लेके एफआईआई और डीआईएस आते हैं। ये स्लाइड मैंने यहाँ पर डाली है, इसकी डेटा उनमें लिया था, शायद ट्रेंड लाइन से ही आया था ये। तो उसमें अब आप अगर देखें तो पिछले महीनों में, अच्छा ये अगर आप देखेंगे इधर जनवरी, दिसंबर, नवंबर, फरवरी, तो इसमें एफआईआई सारे छोड़ छोड़ के जा रहे थे इंडिया को। आपने भी खबर सुनी होगी, रोजाना आता था कि आज इतने इतने करोड़ का जो है मनी वो एफआईआई ने निकाल लिया। और उसी टाइम पे डीआईआई पंप कर रहे थे, डीआईआई जो है वो खरीद रहे थे डेटा को, क्योंकि इतना बड़ा जो मतलब सॉरी स्टॉक्स हो, इतना बड़ा स्टॉक ऑब्वियस बात है, इतना बड़ा जो है वो डीआईआई खरीद सकते हैं। इसीलिए जितना गिरा मार्केट उतना गिरा। अगर ये डीआईआई नहीं खरीदते तो और भी ज्यादा मार्केट बिल्कुल क्रैश भी हो सकता था। सही है, लेकिन अगर आप मेरा बताने का मकसद यहाँ पे अमाउंट है कि आप देखिए 72,000 करोड़ रुपए, 67,000 करोड़, 28,000 करोड़, 86,000 करोड़ रुपए, समझ रहे आप, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट एक एक जो है महीने में ये लोग डाल रहे हैं। तो हमारा जो है वो कोई भी मतलब मैटर नहीं करता है
हम लोग का जो छोटा मोटा पैसा है कि ठीक है अभी किसी ने बहुत ज्यादा 1 आध करोड़ भी डाल दिया तो भी जो है वो सारे रिटेलर का मिला के भी जो हो सकता है एक इंस्टीट्यूशन के बराबर भी ना हो, है ना। आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड। तो अब ये एक दिन का डेटा है। डॉक्टर साहब नेक्स्ट स्लाइड पे रहे हैं, शायद वो वापस आ गया। जो एक दिन का डेटा जहाँ पे था हमारे पास, अच्छा उसमें ओके ओके, अच्छा ये आप एनिमेशन इसमें नहीं चल रहा आप होगा। डाटा का जा रहे हैं, तो ये डाटा इन क्रोर्स नहीं का है, ठीक है, डेट हाँ का है, डेटा है ये, मंथ इसी पे से है, हम एक दिन मंथ का भी पे। समझ लेंगे। एक्चुअली ये कैनवा में मैंने वो पीपी वो उसमें था ना प्रेजेंट माइक सॉरी पावर पॉइंट पे, तो वो इसमें ये गायब होके इमेज आती है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये बात की कि मतलब ये लोग बहुत बड़ा अमाउंट डाल रहे हैं और हमारा अमाउंट कुछ भी नहीं है, तो ये लोग मार्केट मूवर्स हैं, हमें इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, ये हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, ठीक है। तो पहली चीज है कि क्या रिक्वायरमेंट है, जो फार्मर को अगर फार्मिंग करनी है तो वो लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज है कि वो लैंड देखता है कि वो जो जमीन है वो कैसी है, वो उपजाऊ होनी चाहिए, उसमें पानी का सही इंतजाम होना चाहिए जिससे खेती अच्छे से हो सके। उसके बाद फिर वो लीगल रिक्वायरमेंट देखता है कि भाई ठीक है मैं ये जो खरीदने जा रहा हूँ, जिस आदमी से खरीद रहा हूँ उसी के पास ये जमीन है, नहीं किसी ने फर्जी पेपर तो नहीं बना के दे दी है ना। तो वो लीगल रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी चेक करेगा। फिर उसको चाहिए फंडिंग कि भाई हाँ ठीक है अब मुझे खरीदना, तो उसके लिए मेरे पास फंड्स भी होने चाहिए कि मैं उसको दे सकूं, और अगर ईएमआई पे ले वो जैसे भी ले रहा है। उसके अलावा फिर इस लैंड को डेवलप करने के लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उसकी वो सॉइल टेस्टिंग कराएगा कि हाँ भाई इसमें कितना पानी लगेगा, इसमें कितना मतलब अगर ट्यूबवेल लगानी तो क्या करना है, और कौन सी खेती इसके अंदर करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो वो सारे इक्विपमेंट्स के थ्रू फिर वो उसको तैयार करेगा जमीन को। फिर वो क्या करेगा, मार्केट से सीड लेके आएगा, उसको सो करेगा। जब सो करेगा तो फिर वहां से पहले फूल निकलेंगे, उसके अंदर सनफ्लावर्स निकलेंगे, और उन सनफ्लावर से या उन फूलों से उसी के खेत में हो सकता है कहीं पे शहद भी मक्खियां जमा कर रही हैं, जिसको वो बाद में ले भी सकता है, सही है। उसके बाद फिर ये है कि भाई उन्हीं का जो है फिर वो सीड आएंगे, फसल आएगी, जिसको काट के वो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेगा, और उसके बाद वो उसको लैंड को सेल भी कर सकता है। दोनों तरीके से उसको जो है वो पैसे मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारा रिसर्च क्या है लैंड के मामले में, अगर इसको स्टॉक्स पे हम लोग लगाएं तो हमें देखना पड़ेगा हम कैसा स्टॉक खरीद रहे हैं, है ना। मतलब लार्ज कैप खरीद रहे हैं, मिड कैप खरीद रहे हैं, या स्मॉल कैप खरीद रहे हैं, है ना। तो जो एचएनआई होते हैं, एफएनआई मतलब जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो देखते हैं कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो गिरा हुआ चल रहा है, जिसके जो अपने हाई से, जैसे जो लार्ज कैप होते हैं वो बहुत ज्यादा मूव नहीं करते हैं, वो बहुत स्लो मूवर्स होते हैं, है ना। तो इसलिए लार्ज कैप अगर है तो 25-35% तक गिरा हुआ होना चाहिए, और मिड कैप अगर है तो 35 से 55% के अराउंड गिरा हुआ होगा, और अगर स्मॉल कैप है तो हो सकता है 80% तक भी वो स्टॉक गिरा हो। और अभी तो आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ स्टॉक जो है अपने हाई से 80% तक नीचे आए हुए हैं, है ना। जैसे वो है वैभव ग्लोबल था अपना, या ये कामधेनु वेंचर्स था, प्रिंस पाइप का खैर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये वैभव ग्लोबल तो था अच्छा खासा, मतलब 70-80% ऊपर से नीचे गिरा हुआ था, है ना। तो ये सारे जो चीजें वो देखते हैं कि भाई कौन सा स्टॉक गिरा हुआ है। उसके बाद फिर बिजनेस एनालिसिस जो है वो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, बस बल्कि बिजनेस एनालिसिस में सारी चीजें आती है कि जो कंपनी है वो हमारी कैसा बिजनेस कर रही है, किस चीज के अंदर बिजनेस कर रही है, और उसके प्लान्स क्या क्या है आगे के, आगे वो कितना एक्सपैंड करना चाह रही है, कैसे वो मतलब जो उसका आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसका कंपटीशन क्या है, और उसके अलावा ये कि उनकी जो मैनेजमेंट है उसकी कमेंट्री कैसी है, उसका सीईओ क्या है। आपने देखा होगा किसी किसी कंपनी का सिर्फ सीईओ चेंज होता है और उसके बाद उसका शेयर जंप कर जाता है, आगे बढ़ना शुरू कर देता है, या कोई सीईओ हट गया, उसने मतलब उसके साथ कोई मसला हो, जैसे ओला का ही सीईओ है, उसने ट्विटर पे कुछ गड़बड़ कर दी, वो कुणाल कामरा के साथ उसका जो है फ्यूड हो गया, वो बहस वहस चल रही है, और उसके बाद से एकदम से जो है ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स गिरने शुरू हो गए। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो भी बहुत डिपेंड करती है कि भाई जो है बिजनेस का एनालिसिस क्या है। तो उस सब में उसके बाद फिर फंडिंग है, तो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस की फंडिंग जो है वो मेन चीज होती है। अब ये अपना पैसा डाल रहे हैं उसमें, मतलब फंडिंग का मेरा मतलब है कि हमने पहले देख लिया कौन जो वो है स्टॉक है वो कौन सा है, लार्ज स्मॉल मिड कौन सा है। उसके बाद ये कि भी उसका बिजनेस एनालिसिस हम लोग को करनी पड़ेगी कि इसके फ्यूचर के क्या प्लान्स है। भले ही देखो अगर कोई कंपनी मतलब ग्रो कर रही है, ग्रो करने से मतलब है कि अगर कोई कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जब वो उसी जो उसके पास आ रहा है सेल्स के बाद जो पैसा आ रहा है उसको वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीमेंट एसेट खरीदने में अगर वो लगा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको प्रॉफिट में नहीं शो कर पाएगी, सही है। तो इसी तरीके से जो तो इसलिए हमें बिजनेस एनालिसिस करनी है, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करनी। ये नहीं देखना कि भाई इसके प्रॉफिट ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा, हो सकता है कि अगर ग्रो नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा ये हमें चेक करना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है ना, कि ये कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं लोग। उसके बाद फिर ये कि भाई जो है फंडिंग, अब हमें देखना है कि ठीक है स्टॉक गिरा हुआ है और स्टॉक अच्छा भी मतलब बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन फिर हमें देखना पड़ेगा कि इसमें फंडिंग आ रही है या नहीं आ रही है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, एफआईआई हैं, डीआईआई हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो एंट्री कैसे पता चलेगी। देखो ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि जो है वो हमारी
जो एंट्री है वो किसी को पता चले, वो कोशिश करते हैं छुपाने की कि भाई हम स्टॉक ले भी लें स्टॉक, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि भाई इसमें इतने सारे लोगों ने जो है खरीदा है, तो ऑब्वियस सी बात है और लोग भी खरीद लेंगे, और जब और लोग भी उसी प्राइस पे खरीद लेंगे तो फिर शेयर बढ़ेगा कैसे, जब डिमांड यहीं पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और उनको तो शेयर को ऊपर लेके जाना है और खुद जो है वो लोअर्स पे खरीदना चाहते हैं। तो जिससे कि शेयर का प्राइस ना बढ़े और उनको सस्ते दामों में शेयर मिलता रहे, तो वो ये चाहते हैं कि उनका वॉल्यूम को छुपाने की कोशिश करते हैं भी किसी तरीके से पता न चले लोगों को कि हमने एंट्री ले ली है। सही है, अब उसी एंट्री को हमें ढूंढना है, तो उसमें क्या होता है, उसमें डाइवर्जेंस मिलेगा। डाइवर्जेंस कैसे कि स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा होगा, और बल्कि ये भी हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस और नीचे की तरफ मूव कर रहा हो, लेकिन उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हो, है ना। तो जो हमारे पास जो डॉक्टर साहब ने एसएमसी में, आपको याद होगा, तो डॉक्टर साहब ने वो लगाया हुआ नीचे वॉल्यूम का एसएमए, वॉल्यूम का सिंपल मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, 20 डेज का है, जितने भी डेज का लगाया हुआ है बहरहाल। तो उसमें वो लाइन शो करती है कि जो वॉल्यूम है वो पिछले 20 डेज या पिछले 30 डेज से ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है ना। तो उससे हम लोग वॉल्यूम्स पकड़ते हैं कि भाई कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इनको तो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है ना। तो ये क्या करेंगे, अगर बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि इनका एक ही बार में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गया और इनकी क्वांटिटी पूरी नहीं हुई, तो जब वॉल्यूम ज्यादा आएगा एक साथ, जब ज्यादा बाइंग होगी तो शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो ये उसको साइडवेज कर देते हैं, स्टॉक को साइडवेज टाइम करेक्शन में या कंसोलिडेशन में भेज देते हैं। जो इसका नेक्स्ट वो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट वाला जो पार्ट है। तो कभी ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशन ने बहुत बाइंग करी, उसको अच्छा खासा ऑर्डर मिला, लेकिन अभी उसका ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, ठीक है, या फिर उसके साथ साथ बहुत सारे रिटेलर्स ने भी जो है एंट्री ले ली उसके अंदर। तो अब वो क्या करेंगे, स्टॉक को टाइम करेक्शन में और कंसोलिडेशन के अंदर भेज देंगे कि भैया वो रिटेलर्स को थकाएंगे। अब रिटेलर्स के पास ना तो इतना ज्यादा पैसा होता है कि बहुत ज्यादा वो करते हैं, और मतलब इतना सब्र नहीं होता, मतलब इतना एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं होता। मानी रिटेलर्स की साइकोलॉजी यही रहती है कि भाई ठीक है, आज एक स्टॉक खरीदा और उसमें 10-15% लेके एक आध हफ्ते में निकल जाओ, एक महीने में निकल जाओगे, और उनको बार बार क्योंकि ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है। ये लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये अपना पैसा छोड़ सकते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं ये लोग, उसको कंसोलिडेशन में भेज देंगे, टाइम करेक्शन के अंदर भेज देते हैं, और फिर जो है कोशिश करते हैं कि रिटेलर्स के वीक हैंड्स जो है निकल जाए और इनको सारा माल मिल जाए वहां से, है ना। तो ये हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स वाला मामला, कि उसको जो है फिर हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो स्टॉक हम लोग ले रहे हैं ये कंसोलिडेशन में चल रहा है, तो इसका डाइवर्जेंस इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। ये जो टाइम करेक्शन में जा रहा है तो ये क्यों जा रहा है वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ये सब जो टेस्टिंग है, इसका मतलब हम लोग स्टॉक को टेस्ट कर रहे हैं कि अब इसमें कंटिन्यूअसली, जब फर्स्ट एंट्री हमें पहले वॉल्यूम बहुत कम आ रहे थे और एक एंट्री आई बड़ी सी, एक बड़ा वॉल्यूम आया और उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद टाइम करेक्शन जा रहा है वो, है ना, वो कंसोलिडेट कर रहा है, वो एक्यूमुलेशन फेज में अगर चला गया, तो इसका मतलब वहां पर एचएनआईज की और उसकी जो है एफआईआईज की एंट्री हो चुकी है वहां पे। अब ये लोग इस स्टॉक में एक्यूमुलेट करना इन्होंने शुरू कर दिया, सही है। उसके बाद फिर जब वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जब उनका माल भर के हो जाएगा, फिर वो उसके बाद स्टॉक को ऊपर ले जाना शुरू करेंगे, और फिर कंसोलिडेशन से स्टॉक निकलेगा और फिर वो हायर हाइज और हायर लोज बनाना शुरू करेगा। जो थर्ड पार्ट है, जो सनफ्लावर्स का हमारा मामला है, कि वहां पे जो हमारे स्विंग ट्रेडर्स होते हैं और वो सब होते हैं, वो सब आ जाते हैं, है ना, और वो अपना छोटे छोटे सीट्स वगैरह वो लेना शुरू कर सकते हैं वहां पे मतलब ये है कि क्या करेगा, क्योंकि स्टॉक थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वो स्टॉक को ऊपर ले जाना शुरू करेंगे, है ना। और जब वो एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंच जाएगा जितना उनको चाहिए, क्योंकि इनका जो गोल रहता है ना, वो ऐसा नहीं है कि ये 10, 20, 30% के लिए इंस्टीट्यूशंस नहीं आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं 50% के लिए, 100% के लिए, कंप्लीट, समझ रहे। तो इनको बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, इसलिए क्योंकि लंबा सफर भी तो कर रहे हैं भाई, 1-1 साल 2-2 साल तक उन्होंने पैसा छोड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही, समझ रहे। तो इसी तरीके से जो है वो उसको बढ़ाने के लिए फिर वो उसको ऊपर लेके जाएंगे स्टॉक को, और फिर ऊपर ले जा करके वहां से फिर जब वो एग्जिट करेंगे तो फिर हम लोग को भी वहां से एग्जिट करना स्टार्ट कर देना है ना। और फिर एग्जिट को भी हम लोग देखेंगे कैसे, हमें पता चलेगा कि एग्जिट कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ, अभी तक आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ कि हमें क्या करना है, मतलब हम लोग को, हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि हम एफआईआईज की और डीआईआईज की एंट्री को पहचान सकें, और ये पहचान सकें कि किस स्टॉक में इनकी एंट्री हो गई और किस स्टॉक में एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और सिर्फ तब हमें क्या करना है जब हमें पता चल गया कि एंट्री मिल गई इनकी और एक्यूमुलेशन हो गया, तो ऐसा नहीं कि हम वहीं पे लेके बैठ जाएंगे, बल्कि हम लोग वेट करेंगे। किसका वेट करेंगे? जब तक ये इधर सनफ्लावर वाले फेज में नहीं आ जाता, जब तक ये अपने एक्यूमुलेशन को तोड़ के थोड़ा सा ऊपर नहीं जाना शुरू कर देता, वहां पर हमारी होगी। जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ एफआईआई का, एचएनआईज का, इनका माल भर के हो गया है, अब ये स्टॉक को ऊपर ले जाने वाले हैं, वहां पर जाकर के हम लोग
एंट्री लेंगे। सही है, ये अभी नेक्स्ट में जब हमारे पास आएगा, बल्कि आप लोग को याद ही होगा कि जैसे समंदर में लहरें होती है, अगर आपने शांत पानी में आप अपना सर्फिंग बोर्ड लेकर के पहुंच गए तो आपको उसमें बहुत धक्के मारने पड़ेंगे, हाथ पैर से चलाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर लहरें हैं उसके अंदर ऑलरेडी, ठीक है, लहरें बढ़ रही हैं, तो फिर आप अपने सर्फिंग बोर्ड को लहरों के, फिर आप खड़े होकर चलाएंगे उस पे। फिर लोग एक्रोबेटिक स्टंट्स करते हैं उसके अंदर। सही है, जैसे समंदर में पहले अब तो इंजन वाले हो गए, वरना पहले पर्दे वाले जहाज चलते थे, तो समंदरों की हवा की वजह से हवा से जहाज आगे बढ़ता था। उस पर्दे को वैसा एडजस्ट करते थे कि जैसे हवा चलेगी उतनी स्पीड से हमारा जो है वो जहाज आगे बढ़ेगा। तो जब जहाज को तेज चलाना होता तो पूरे पर्दे गिरा देते थे, जिससे कि ज्यादा हवा लेकर के चले, और जब जहाज को स्लो चलाना होता तो पर्दे ऊपर उठ जाया करते थे, ठीक है, जिससे कि धीरे धीरे हम अपने जहाज को आगे बढ़ा सके। तो वैसा ही मामला है ना। तो ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि हर स्टॉक में ऐसा नहीं होगा, है ना, हर स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है और हर जगह एंट्री नहीं लेनी है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर भी हर बॉल पे छक्का नहीं मारता था, है ना, या जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्रिकेट में जो बॉल आ रही है उसी पे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत सारी बॉल्स को डक करते हैं, वो जज करते हैं कि कौन सी बॉल पे छक्का मारना है, कौन सी बॉल को डिफेंस करना है और कौन सी बॉल को छोड़ देना है, बिल्कुल, है ना। और वो भी डिपेंड करता है कैसा गेम आप लोग खेल रहे हैं। अगर टेस्ट है तो उसमें ज्यादा सब्र की जरूरत पड़ेगी, आराम आराम से चीजें चलेंगी। अगर ट्वेंटी ट्वेंटी है तो ठीक है, जल्दी जल्दी एंट्री भी होगी, जल्दी एग्जिट भी होगा, मतलब जल्दी उसको पता है कि ठीक है मेरे पास बहुत, मेरे बाद भी टाइम कम है, मेरे बाद भी बहुत सारे लोग हैं, तो ठीक है, अगर मारा मारा चला, आउट हो गया, बॉल खराब नहीं करनी है। सेम वे में अगर आपको ठीक है नहीं भाई, मार्केट अच्छी चल रही है, बहुत सारे स्टॉक्स आगे पीछे भाग रहे हैं, तो हम लोग क्यों वेट करेंगे एक स्टॉक के अंदर? वहां पे अगर आप स्विंग खेलें तो फिर वहां एसएमसी काम आएगा। ठीक है, हमने एक स्टॉप लॉस लगाया है, अगर ठीक है मारा, अगर हमारा स्टॉक हिट किया तो किया, नहीं किया तो हमारा स्टॉप लॉस, हम निकल जाएंगे उसके अंदर से, बहुत ज्यादा वेट नहीं करेंगे। ठीक, तो ये कंडीशन को देख के हम लोग को अपनी ट्रेडिंग की अपनी साइकोलॉजी को ट्रेन करना पड़ेगा कि उसके हिसाब से हम लोग जो है वो चेंज कर सके, है ना, अपने आप को बदल सके। लेकिन वही है कि उसके लिए एक स्ट्रेटेजी कोई ना कोई हम लोग को मास्टर करनी पड़ेगी, तभी वो चीज हमारी हो पाएगी। ठीक है, आई होप अभी तक जो मैं जितनी बातें बता रहा हूँ वो सब क्लियर होंगी। 2.0 में हमारा मकसद ये है कि हम लोग फाइंड कर सकें कि बड़े इंस्टीट्यूशन ने कहाँ एंट्री ली है, फिर कौन सा स्टॉक अब एक्यूमुलेशन में चल रहा है, किस में ये हमारा माल अभी अब भर रहे हैं, अपना जमा कर रहे हैं अपने पास, और फिर उसमें उसको हम वॉच लिस्ट में लिखें रखें, और फिर लास्ट में जब वो स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो तो फौरन हम पहचान लें कि अब इनका माल भर के हो गया, अब ये ऊपर जाएगा स्टॉक, ठीक है, और वहां पे हमारी एंट्री कंफर्म हो जाए। ठीक है, अब सीसीआई क्या है? सीसीआई हमारा मतलब ये हम कर सकते हैं बिना इंडिकेटर के, ठीक है। और कोशिश यहाँ पे कैप्सूल एकेडमी में डॉक्टर साहब ने भी कई बार कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि आपको ऐसा ट्रेन, आपकी आंखों को ऐसा ट्रेन किया जाए कि आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि हर इंडिकेटर में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं और हर इंडिकेटर की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। हर इंडिकेटर आपको कहीं ना कहीं धोखा देगा, सही है, चाहे वो सीसीआई हो, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे वो मैकडी हो इवन, तो या तो वो बहुत लेट कराएगा आपकी एंट्री, या कभी अर्ली एग्जिट देते, कुछ ना कुछ मतलब वो गड़बड़ करेगा, ठीक है। और इंडिकेटर का कोई भरोसा भी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब जो है वो इंडिकेटर चलना काम नहीं करता, बंद हो जाता है, या जो ब्रोकर्स वाले इंडिकेटर होते हैं वो सही डेटा नहीं ले पाते। एक ऐप में आप देख रहे हैं उसमें कुछ और डेटा दिखा रहा है, दूसरी ऐप में आप देख रहे हैं उसमें कुछ और डेटा दिखा रहा है, ऐसा भी हो जाता है। तो बिना इंडिकेटर्स के हम लोग चार्ट को रीड कर सकें, उसको जो है फाइंड आउट कर सकें, ये हम लोग को देख, ये जैसे राजू इंजीनियर्स का काम। हाँ डॉक्टर साहब इसमें, हाँ जैसे ओके ओके, यहाँ से अब ये बनना शुरू हो गया ऊपर, हाँ लोअर हाई इसने ब्रेक कर दिया, सही है। तो देखिए डॉक्टर साहब आपको एकदम लाइव एग्जांपल दिखा रहे हैं, तो एंट्री कहाँ होती है, चलिए मैं यही बता बगैर देता हूँ इंडिकेटर आपको। के लाइन चार्ट्स में लोअर हाई हायर हाई आराम से मार कर सकते हैं। जैसे आराम अभी से दिख आपने जाता, सही कहा बात है। कि ये चीज अब जैसे हायर हाई बनाते गई, यहाँ पे अपने जैसे आप समझ लो कि ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे अपने FII निकलना शुरू हो जाते हैं, निकलना इस शुरू तरीके हो, से सही है। आपको चार्ट, इवन आप वीकली पे भी देखें, जैसा शमीम सर बता रहे हैं कि हम एक्चुअली में विदाउट इंडिकेटर कैसा पकड़े। अगर आपका पहली चीज देखना है कि यहाँ पे ये तो फ्लैट में था, चलो यहाँ से मैं पकड़ता हूँ, अगर ये इसका लोअर हाई था बगैर इंडिकेटर की, यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं, यहाँ पे कुछ हम एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, अब ये पूरी रैली को एंजॉय करते हैं। और जैसे पहले कहा कि एक हायर हाई अगर जब टूटता है तो ये अलामत हो जाती है कि ये एक हायर हाई और एक हायर हाई को तोड़ रहा है, तो इसका मतलब एक डाउन ट्रेंड चालू। अभी तक के आपने जो बताई उसका साइनॉप्सिस यही है, करेक्ट है शमीम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, जजाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, लाइव चार्ट में आपने समझा भी दिया। और जैसे आप जहाँ कह रहे हैं जहाँ फ्लैट है, जहाँ पे आपने कहा था कि यहाँ पे फ्लैट है, ग्रोथ है 200-250% की ग्रोथ मिल जाती है हाँ बगैर इंडिकेटर। लेकिन अब इसी को आप अगर हाँ कैंडल्स में डालेंगे तो वही दिखेगा आपको, एक हाँ, इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव करेक्टिव। तो दिस और इज अगर आप वेरी ये देखेंगे जहां जहां से वो फ्लैटनेस खत्म हुई है वहीं से वॉल्यूम आना शुरू हुआ है। देखिए जहां तक वो फ्लैट था वहां तक वॉल्यूम नहीं आ रहे थे, और उसके बाद से जो वॉल्यूम आने शुरू हुए वहीं से ये ऊपर जाना शुरू हुआ है, और ये यहाँ से नीचे का, हाँ वॉल्यूम इधर, इंक्रीज है, वॉल्यूम डिक्रीज है।
ये वॉल्यूम, और उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आने, अब इसका वॉल्यूम फिर से डाउन होना शुरू हो जाएगा अगर ये साइडवेज जाता है तो। अगर यहाँ से फिर से इसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं लोग तो एक अलग चीज रहेगी, वैसा ये मामला वापस हम रहेगा, लोग सही है ना। ये मार्क कर लेना चाहिए, ये पहला इवेंट ये मार्क करना चाहिए, हाँ, ये वाले लोअर एटलीस्ट हाई इससे को। ऊपर जाना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप माशाल्लाह अपने समीर भाई, यू जज़ाकल्लाह आर द बेस्ट ओरेटर एंड माशाल्लाह द गिफ्टेड स्पीकर, रियली हैट्स ऑफ टू यू। जज़ाकल्लाह भाई, मैं तो अक्सर कोशिश कर रहा हूँ बस अल्लाह कबूल कर ले। तो उसके बाद ये इसको जो डाइवर्जेंस है, देखो इसमें तीनों चीजें हैं। फर्स्ट चीज, सीसीआई इज कंसीडर्ड टू बी बुलिश इफ सिग्नल लाइन इज टेंड टू अपवर्ड। अच्छा ये तो खैर वो सब चीजें, मेन ये कि सीसीआई जो है वो हमारे पास दो लाइनें होती हैं। सीसीआई की सेटिंग आप सबको पता ही होगी, नहीं होगी तो बहुत छोटी छोटी वीडियोस भी बना रखी हैं, यहाँ पे भी बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कि सीसीआई का हम इंडिकेटर लगाते हैं, उसमें हम फिर सीसीआई को वहां पे 60 रखते हैं जो उसकी मेन लाइन होती है, और जो एसएमए वाली लाइन होती है उसको हम लोग 9 रखते हैं, और उसको विजिबिलिटी में जाके उसको रेड कलर से शो कर देते हैं। तो ये रेड वाली लाइन एसएमए लाइन की वो कर रही है सीसीआई 60 में, और ब्लू वाली लाइन जो सीसीआई 60 की लाइन है। तो जब ये ब्लू वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन 9 है, हाँ नहीं रख सब, देखिए 69, अच्छा ठीक है, वो सीसीआई का है, करेक्ट करेक्ट, यू आर करेक्ट, कंटिन्यू। हाँ सीसीआई का है ना। तो ब्लू वाली लाइन जो है वो 60 की है, और रेड वाली लाइन 9 की है, वो आप सेटिंग उसमें देख लीजिएगा, वो वैसे रहता है। तो जब ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर क्रॉस ओवर कहते हैं, क्रॉस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्रॉस अबव करेगी, क्रॉस ओवर देगी, तो वहां से इसका मतलब है कि अभी ट्रेंड जो स्टॉक है हमारा वो बुलिश कैटेगरी में जा रहा है। और जब वो उसको क्रॉस डाउन करती है तो हम ये समझते हैं कि हमारा स्टॉक जो है वो बेरिश मोड में चला गया है ना। तो हमारा जो मकसद रहता है, मतलब जो एंट्री और एग्जिट बनती है, तो वो तभी बनेगी जब हमारी ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर क्रॉस करेगी, और जब वो ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे क्रॉस डाउन जा रही है तो फिर हम वहां पे अपनी एग्जिट प्लान कर लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ से नहीं जाना है हम लोग को, ठीक है। तो वहां से प्राइस भी गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें लेकिन वही बात है कि ये तभी काम करेगा जब हमारा मार्केट सही चल रहा हो, जब हमारा मार्केट स्टेबल चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट वोलेटाइल होता है, जैसे अभी ये जो पिछला पूरा 8-9 महीने बल्कि गुजरे हैं, और ज्यादा ही गुजरे होंगे, उसमें जितना मार्केट वोलेटाइल था, फिर उसमें कोई इंडिकेटर आपका काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बिना इंडिकेटर के सीधे चार्ट को रीड करना सीखें और उससे अपने डिसीजंस लें, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी अगर मार्केट स्टेबल चल रहा है तो ये सीसीआई हमें एंट्री दिलाने में और डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। चले आगे चले, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये यहाँ पे शो के दे, जैसे यहाँ पे जो है वो उनकी एंट्री आई, मतलब एंट्री पहले से चल रही है, यहाँ से जो हमारा स्टॉक मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये बताइए, जैसे हम कैप्सूल 1.0 में हमारे पास मैकडी था, तो मैकडी जो है वो एंट्री थोड़ा लेट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड मंथ हिस्टोग्राम पे हम लोग बैठते हैं उसमें, तो सेकंड मंथ हिस्टोग्राम, लेकिन अगर आप सीसीआई 60 को देखें तो उसने हमें बहुत पहले ही एंट्री दिला दी, और वहां से लेके सेकंड मंथ हिस्टोग्राम तक ये स्टॉक ऑलरेडी 44% दे चुका है, समझ रहे हैं। तो सीसीआई क्या करता है, आपको अर्ली एंट्री दिला रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है वो थ्रस्ट ज्यादा होता है। जो रॉकेट होता है, अगर आप देखें जब जो उड़ता है तो बहुत धमाका होता है, बहुत बड़ी बड़ी गैसेस छूटते हैं, एकदम तूफान सा आ जाता है जहां पे वो उड़ता है, ठीक है। लेकिन जब वो आसमान में चला है तो फिर उसको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, और वो स्लो, मतलब जो है वो इतना ज्यादा इग्निशन उसका यूज नहीं होता। जैसे आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी तो पहला पैडल मारने में बहुत मेहनत लगती है, फिर एक बार साइकिल जो है वो जब मूवमेंट में आती है तो आप धीरे धीरे इजिली भी पैडल मारे तो भी इजिली वो चलती रहती है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता, ठीक है। तो स्टार्टिंग में टॉर्क ज्यादा लगता है, पावर ज्यादा लगती है, तो उसके लिए वॉल्यूम ज्यादा चाहिए होता है, और उस टाइप की चीजें रहती है। तो यहाँ पर जो है वो सीसीआई एकदम से ऊपर की तरफ पुश करेगा और हमें सिग्नल देगा कि अब यहाँ से स्टॉक का जो है अपवर्ड मूवमेंट है, स्टॉक लॉन्च होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और वहीं पे हम लोग को ध्यान रखना है और एंट्री ले लेनी है उसके हिसाब से। चलें डॉक्टर साहब आगे, नेक्स्ट। ठीक, तो कैसे कि रिवर्सल को कैच करने में हम लोग की हेल्प कर रहा है। अब ये जैसे अभी इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग का चार्ट है, मैंने अभी कल परसों ही निकाला था, तो सॉरी मैं इसमें लाइन हटाना भूल गया कोई बात नहीं। तो मैंने जो क्राइटेरिया बताया था आप लोग को कि कैसे कि हमारा जो स्टॉक है वो 30-45% गिरा हुआ होना चाहिए। तो अपने टॉप से आप देख रहे होंगे अराउंड 30% से ज्यादा, 35-40 बल्कि 50% तक भी हो सकता है। कितना है ये, कहाँ से कहाँ आया डॉक्टर साहब, 200 से, एक सेकेंड, अगर इसको हटाएंगे वहां से तो 220 के करीब से आया, 220 से हमारा 124 पे आ गया। तो आप देख रहे हैं 40% के करीब, बल्कि 100 नीचे 125 तक, 110 तक गया है, तो 40% के करीब ही गिरा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ प्राइस तो नीचे गिर रहा है, लेकिन नीचे सीसीआई, अच्छा ये कंप्लीट शो नहीं हो रहा, इमेज इसकी थोड़ी सी वैसी हो गई है, लेकिन सीसीआई नीचे इसमें फ्लैट जा रहा है, हल्का सा ऊपर की तरफ है। तो जो मैंने ब्लैक एरो यहाँ पे मार्क किया है, यहाँ पे प्राइस तो नीचे गया है ब्लैक एरो में,
और लेकिन नीचे जो सीसीआई है वो ऊपर की तरफ जा रहा था यहाँ से, है ना। इसमें पीछे भी एक एक्चुअली इमेज नीचे हाइड हो गई है, वो ठीक दिख रही है, लेकिन ये आप देख लीजिएगा अपने ये अपने कौन उस सा पे वाला चार्ट पे चार्ट लगा है? के। मंथली चार्ट है? कौन सा है? ये वीकली चार्ट है। ओहो अल्लाह, ये नो मैंने ऊपर प्रॉब्लम, आप इसमें यहाँ वो पे लगा दी दिखा ना दीजिए। बैनर, तो उसकी वजह से वो हो गया। ये वीकली नहीं चार्ट है नहीं, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग का, ठीक है, आप लोग अपने इलेक्ट्रो ब्राउजर में भी शो कर कर सकते लेंगे, कोई बात हैं। नहीं। देखिए हाँ, ये इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग, लाइव में यस, दिखा देना, उसमें कोई मुश्किल नहीं, ताकि ऑडियंस को वीकली में, समझने में हाँ। आ जाए तो मजा आएगा। ये लाइव चार्ट में देखने से सीसीआई का। अब आप इसकी सेटिंग 69 पे ये चेक कर देखिए लेते, बहुत इजी है। लोग 60 69। में 9, सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप ये वाली जो डाइवर्जेंस बता रहे हैं, यहाँ पे आप एक हाँ, ये वर्टिकल वर्ड लाइन है, यस। आसानी से दिखा सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन ऑफ डाइवर्जेंस की बता रहे हैं, और चार्ट पे देखिए आप, ये आप बताना चाह रहे थे कि ये क्या है। जी कंटिन्यू। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ प्राइस तो नीचे की तरफ जा रहा है, अगर वो रेड और ये ब्लैक देखेंगे तो इस एरिया में प्राइस नीचे की तरफ गया है, लेकिन वहां सीसीआई जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं, जी दिस इज सही है ना। और डाइवर्जेंस। उसके बाद इस डाइवर्जेंस के बाद में जो ये प्राइस नीचे आया, उसके बाद से वहां से 44-45% तक गया है, और मेरे ख्याल से सिर्फ 2 महीने का टाइम उसने लिया है वहां से वहां तक जाने में। वो जी चार्ट में है उसका, मतलब वो पीपीटी में है, पीपीटी अगर ये देखेंगे मैंने देखिए, उसमें बना रखा है पहले, तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ से भी आप ले लें। हाँ, ये आपने और थोड़ा ऊपर से ले लिया, ठीक है, चलो वहां से भी चलेगा। तो नहीं 33% आप यहाँ 98 से डेज में दे रहा है, वरना अगर आप नीचे से लें इसको, जो उसके गिरा है यहाँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से डाइवर्जेंस इसका खत्म हो रहा है, यहाँ से ऊपर इसने शुरू किया, तो 48% तक ये गया है ना, 50-60 दिनों में, 2 महीने में, ये 2 महीने में देखिए 40-40% इसने दिया है इस तरह से, ठीक है। और अभी ये चल ही रहा है, खैर अभी तो इसका इस तरह से और भी बहुत, ये तो खैर अभी रिसेंट है, तो इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत और गलती हो, इसलिए रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से पलट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन और अगर हम लोग पास्ट के वो देखेंगे, जैसे वेब ऑफ ग्लोबल का चार्ट है ना। हाँ, आगे बढ़, ये वेब ऑफ ग्लोबल का चार्ट है, पुराना चार्ट है, तो अगर आप इसमें देखें तो ये कितना 71% से गिरा है अपने हाई से, है ना, और उसके बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन में गया है ना, साइडवेज हो गया उसके बाद स्टॉक। और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ कितनी बड़े बड़े वॉल्यूम्स आए हैं यहाँ पे इसके कंसोलिडेशन से जस्ट पहले, इसके वॉल्यूम कंसोलिडेशन से जस्ट पहले, ये वाले, हाँ, ये 2 वॉल्यूम इतने बड़े बड़े इसके अंदर वॉल्यूम्स हैं, है ना, कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे एचएनआई की एंट्री हुई है, ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल्स हैं यहाँ पे एंट्री हुई है। लेकिन उसके अब ये इतनी बड़े वॉल्यूम देख के कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की एंट्री है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको कंसोलिडेशन में भेज दिया। ये वीकली का चार्ट है, तो कुछ नहीं तो 1-1.5 साल तक कंसोलिडेशन में रहा होगा, क्योंकि अगर 52 हफ्ते होते हैं, हाँ मेरे ख्याल से 1 साल से कुछ कम में, 1 साल करीब में कंसोलिडेशन में रहा होगा। उसके बाद फिर ये जब मूव करने इसने स्टार्ट किया है, तो 77 डेज में 45% गया है, समझ रहे? तो ये हमें देखना है कि कहाँ पे डाइवर्जेंस हमारा बन रहा है ना। तो ये यहाँ पे स्टॉक हमारा कंसोलिडेशन में राइट जा रहा है, और अगर आप नीचे आ रहे सीसीआई देखेंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होगा वहां पे, है ना। तो अब हमें वो चेक कर लेना है बस वहां पे कि कहाँ से इसकी एंट्री हमारी बनेगी, कंसोलिडेशन कहाँ खत्म हो रहा है और कहाँ से मतलब जो है हम लोग को मिलेगा। तो कंसोलिडेशन कैसे खत्म होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, तो जब स्टॉक अपने लास्ट लोअर हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है, कंसोलिडेशन में स्टॉक, ये तो खैर ये मैकडी वाला है, हाँ इसमें मैकडी है, और ये भी है, क्या बोलते हैं, सीसीआई भी वहीं पे क्रॉसओवर दिया है इसमें, है ना, इत्तेफाक से इसमें दोनों एक साथ हो रहे हैं माशाल्लाह, नहीं, थोड़ा एक बहुत महीना आगे पहले पीछे। दे दिया शमी हाँ, भैया, एक महीना पहले, हाँ सही है, ये देखिए सीसीआई जो ये है, वाले हाँ ये नेगेटिव मंथ जो का यहाँ चार्ट है, पे सही है। पॉजिटिव सीसीआई 69 यहाँ पे बना है। यहाँ और पे आपने सही जो कहा है कंसोलिडेशन की एंड वाली कैंडल यही है, यही यही है, आपको जो ना लोअर हाई को पकड़ना है। जो प्रीवियस चार्ट में हाँ आपने बताया था, ये वाला देखिए, यहाँ पे ये वाला बता रहे थे आप, ये देखिए, इसको पकड़ना है। सही। तो वही, तो जब हमारा जो स्टॉक है, हमें कैसे पता चलेगा कंसोलिडेशन से निकल गया है, जब वो लास्ट लोअर हाई को तोड़ देगा, क्योंकि जब वो नीचे जा रहा होगा तो वो लोअर हाई लोअर लो बनाता हो जाएगा, लेकिन जब वो कंसोलिडेशन में आएगा तो क्या होगा कि जो उसका लास्ट लोअर हाई और लोअर लो होगा ना, वो उसको तोड़ेगा नहीं, वो उसी के बीच में घूमता रहेगा, वो लोअर हाई से ऊपर रहेगा, लोअर लो से ऊपर रहेगा, लोअर हाई के बीच में रहेगा, वहीं पे बीच में घूमता रहेगा, ना वो ऊपर जाएगा ना वो नीचे जाएगा, उसी में सारे ट्रेडर्स आ जाएंगे, उसी में सारे ईएमए अलाइन हो जाएंगी, उसी में सारे बॉलिंजर बैंड वाले आ जाएंगे, सारे उसी में सब चल जाएगा मामला, ठीक है। और फिर वो लोग कब एंट्री करेंगे, जब वो फटेगा, जब वो ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा, ठीक है। और हम लोग कब एंट्री करेंगे, हमें पता है कि एचएनआई ने तो पहले ही एंट्री ले ली है ना, इंस्टीट्यूशन तो हमने पहले ही वॉल्यूम देख लिए थे, हमें तो पता है डाइवर्जेंस में चल रहा है, तो हम इसमें कभी भी एंट्री दे सकते हैं, कहाँ भी, ठीक है, हमें पता है कंसोलिडेशन में, एक्यूमुलेशन में, ठीक है, थोड़ा बहुत हम टोकन मनी डाल के रख देंगे कि ठीक है, शुरुआत इतना हमारे पास एक्स्ट्रा है, अभी इसमें डाल देते हैं, और फिर जब ये भागेगा स्टॉक, जब हमारा क्रॉसओवर देगा सीसीआई, तब हम लोग ले लेंगे, बल्कि एंट्री सीसीआई क्रॉसओवर पे ही लेनी चाहिए, तो वहीं पे हम लोग लास्ट में वहां से डालेंगे, ठीक है ना। तो जब अपने लास्ट लोअर हाई को तोड़ के स्टॉक वापस आएगा, तो हम समझेंगे रिवर्सल हो गया, फिर हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फिर वो हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 6 रूल्स हैं। पहला, स्टॉक हमारा गिरा हुआ हो, यहाँ पे क्योंकि स्मॉल कैप का है इसलिए यहाँ पे 70% तक ये गिरा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए, फिर यहाँ से हमारा
स्टॉक जो है वो हायर हाई हायर लो बनाना उसने शुरू कर दिया। पहले लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, फिर कंसोलिडेशन में गया, साइडवेज हो गया, उसके बाद ये हायर हाई हायर लो उसने बनाना शुरू कर दिया। और कितना 161 दिन में ये 28% दिखा रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने लोअर टाइम, अच्छा उन्होंने नीचे लिया, अगर आप ऊपर तक देखेंगे रेड वाला तो अराउंड ये 40% तक जाएगा। ये इन्होंने थोड़ा सा नीचे वाले उसमें लिया कि अगर मतलब ऊपर जाके वापस आ रहा है तो वो एग्जिट है एक्चुअली हमारी, कि वो हायर हाई बनाता हो जाता है, हायर हाई हायर लो, फिर उसने बनाने बंद कर दिए। आप देख रहे हैं लास्ट राइट साइड में उसने फिर दो जो रेड कैंडल बनाई है, उससे हमें पता चल गया कि अब ये हायर हाई फर्दर नहीं बना रहा है, अब ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे अपनी एग्जिट प्लान कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो उसने सीसीआई ने भी क्रॉस डाउन दे दिया है नीचे कि ठीक है अब आप इसमें से निकल जाइए, तो हम वहां पे अपनी एग्जिट प्लान कर लेंगे। समझ में आई बात? एंट्री कब करनी है? जब लास्ट लोअर हाई ब्रेक होता है। और एग्जिट कब करनी है? जब हायर हाई बनने बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम वहां से अपनी एग्जिट प्लान कर सकते हैं कि भाई अब ठीक है, जिसको जितना जाना था वो चला गया, अब ये वहां से वापस आना स्टार्ट करेगा। उसी को एसएमसी में फिर हमारे पास वो रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। सेम ये शक्ति पंप का है कि इसने 550% रिटर्न दिए 1.5 साल में, ठीक है। उसमें भी वही हुआ है कि वहां पे पहले एक स्टॉक गिरा और यहाँ देखें आप क्लियरली डाइवर्जेंस दिख रहा है, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन सीसीआई हमारा ऊपर जा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहा, उसके बाद जो फिर इसने चलना शुरू किया है तो 550% गया, 5.5 गुना कंपनी हो गई। अभी बल्कि आगे ही बढ़ रहा था, भी पिछले साल भी इसको बहुत सारे ऑर्डर्स मिले तो और आगे चलता ही चला गया है, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं, हायर हाइज बनाता चला, हायर हाई हायर लो बनाता चला जा रहा है। जब तक ये चलेगा हम इसको वैसे ही राइड करेंगे। अब भले ही जो है देखो सीसीआई जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर भी रहा होगा यहाँ पे, सही है, लेकिन हम लोग उसको देखेंगे। सीसीआई का एक और चीज है, जैसे मैंने बताया आपको पहले ही, कि कोशिश हमें ये करनी है कि हम लोग इंडिकेटर से फ्री हो जाएं, बहुत ज्यादा इंडिकेटर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट ना रहे। और सीसीआई खास बात है कि सीसीआई बहुत ज्यादा लो में और बहुत ज्यादा मतलब एक तो साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करता। अगर मार्केट साइडवेज है या हमारा जो स्टॉक है वो साइडवेज चल रहा है तो उसमें वो बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। अब हम उसके हिसाब से एंट्री एग्जिट नहीं ले सकते। उसके अलावा जब सीसीआई बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जैसे यहीं पे देखो आप 232 के करीब चल रहा है इसी वाले चार्ट में, अगर आप नीचे देखेंगे 232 242 वहां पे दिखा रहा है वो, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा 200 से ऊपर 250 से ऊपर जब चला जाता है सीसीआई तो भी उसका फिर कोई भरोसा नहीं है, फिर वो फॉल्स सिग्नल्स भी देने लगता है, ठीक है। तो हम लोग को सीसीआई कहाँ यूज करना है? -100 से +100 तक, मतलब +200 तक, सॉरी। तो अच्छी एंट्री क्या रहती है कि बुलिश में, कि ठीक है 100 के ऊपर जब जाएगा तो वो ज्यादा बुलिश रहेगा, वहां से हम लोग जो है एंट्री अपनी प्लान करेंगे। और अगर बॉटम फिशिंग हमें करनी है तो नेगेटिव में, जब जीरो से नीचे अगर हम लोग को मिल रहा है और उसमें क्रॉसओवर हो तो उसको हम लोग बॉटम सनफ्लावर कहते थे। उसमें सफर ज्यादा लगता है लेकिन रिटर्न्स उसके अंदर ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा, आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, कि स्टॉक गिरा हुआ हो, फिर कंसोलिडेशन में हो, थोड़ा सा डाइवर्जेंस उसके अंदर हो, फिर जब वो अपने लोअर हाई को ब्रेक करेगा हम लोग उसमें वहां पे एंट्री लेंगे और फिर वहां से चलेंगे। ये भी अभी मैंने कल परसों निकाला था, टानला का चार्ट है। तो अगर इसमें भी देखें आप, ऊपर से काफी हद तक नीचे गिरा हुआ स्टॉक है, उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पे इसमें डाइवर्जेंस है, जो मैंने दो ब्लैक और एरो जहां पे लगाए कि स्टॉक तो नीचे जा रहा है लेकिन सीसीआई यहाँ पे लगभग साइडवेज और बल्कि थोड़ा सा ऊपर ही की तरफ है। एरो का आप अगर देख रहे हो नीचे वाला एरो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये डाइवर्जेंस है कि हमारा प्राइस तो नीचे आ रहा है लेकिन जो सीसीआई है वो ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम्स हमारे बढ़ रहे हैं इसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि इसमें एचएनआई हमारा एक्यूमुलेट करें, इसमें एंट्री हो गई है। वो जो बहुत बड़ी कैंडल दिख रही है आपको रेड वाले ई से इधर की तरफ, उसमें हमारी एंट्री एचएनआई की, मतलब उसमें जो है इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो गई है। अब सोने पे सुहागा ये हो गया इंस्टीट्यूशंस के लिए कि ये जो इसकी अर्निंग जो है वो थोड़ी सी खराब आ गई, अर्निंग रिपोर्ट इसकी खराब आई है, तो फिर लोग पब्लिक ने और बेचना शुरू कर दिया तो स्टॉक थोड़ा सा और डाउन चला गया। लेकिन उसके बाद फिर जो इन्होंने रिकवरी स्टार्ट की है तो 53% इसने दिया 98 डेज में। इसका स्केल थोड़ा सा ऐसा आपको कम लग रहा होगा लेकिन एक्चुअल में जो मैंने मार्क किया है 53.64% है 98 डेज में, अराउंड 100 डेज समझ लीजिए। तो 3.5 महीने में इसने 50% से ज्यादा के रिटर्न दिए टांडला प्लेटफॉर्म में। और अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले, ये सब भागे हुए स्टॉक है। अब इसमें कोई एंट्री का मामला नहीं है, आप फ्रेश नए चार्ट देखिए जिसमें ऐसे आपको कंडीशन दिख रही हो, वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चले आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ फार्मिंग, ऑब्वियसली बात है ये आप लोग ने सबने, बल्कि हर जगह आपने सुना भी होगा, डॉक्टर साहब भी दिखाते रहते बार बार अपने फार्म के पोर्टफोलियोज के, फार्म जो है मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही पैसा बनता है, समझ रहे हैं। तो कोशिश यही करिए कि ठीक है स्विंग आप थोड़ा बहुत अमाउंट आप स्विंग के रखिए लेकिन ज्यादा अमाउंट जो है हमारे सनफ्लावर में और फार्म्स में होना चाहिए, यानी कि लंबे इन्वेस्टमेंट में हम लोग को रखना चाहिए, उसी में जो है फिर हम लोग को पैसा अच्छे से बनेगा, बनता हुआ दिखेगा इंशाल्लाह, ठीक है। चले इसके भी आगे रहते हैं। लॉन्ग टर्म फार्मिंग, इसमें डॉक्टर साहब आपको कुछ इनपुट तो नहीं देना? नहीं, अभी ये वाला स्लाइड आपका लास्ट रखे। नाउ
हाँ कल संडे लाइव में इंशाल्लाह मोहम्मद हाँ बुदा कंडीशंस ऑफ फार्म्स सनफ्लावर और सीड्स एज पर 2.0 करेंगे। अभी तक का हाँ बहुत जितना आपने प्रेजेंटेशन या ओरिएंटेशन दिया है 2.0 का, उसके रिलेटेड एक दो क्वेरी कर लें। शादाब भाई 2 मिनट पे ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ ज्वाइन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये अभी तक शादाब जो भाई ने आपने मतलब बताया है उसका जरूरी है कि लोगों को समझ में आए कि आपने क्या बताया है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना हम्म, चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आगे वो लोगों को कंडीशंस बताई जाएंगी, जो ऑलरेडी कई बार अपने 2.0 के सेशंस लिए, क्योंकि ये 2025 का फ्लैशबैक है। तो हम लोग इन डिटेल कल यही प्रेजेंटेशन जो अभी आप देख रहे हैं कि 18-20 स्लाइड्स में, रिमेनिंग 20 स्लाइड्स मोहम्मद बुदा भाई कल कर लेंगे इंशाल्लाह पूरे हाँ डिटेलिंग के साथ। यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेंगे ना। जी जी, तो अब यहाँ तक हाँ ये बहुत देखिए अच्छा। आपने आप आगे यहाँ पे कर दिया है, तो मोहम्मद बुदा भाई यहाँ से शुरू करेंगे। तो यही चीज हाँ आपकी हाँ हाँ आखिरी स्लाइड है शमीम भाई, इसको आप बता दें लास्ट जी जी हाँ ठीक क्वेश्चन। है ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ मतलब वो शादाब भाई ने मतलब एक स्टोरी के फॉर्म में उसको बताया था कि मतलब जैसे जैसे अली बाबा 40 चोर की कहानी है ना, कि जो अली बाबा गए उसमें, तो उसमें गुफा के अंदर चोरों का खजाना था। खुलजा सिमसिम वाली आपने कहानी सुनी होगी, अलिफ लैला में भी उसको कवर किया गया था। तो बहरहाल खैर के मतलब, तो उसमें क्या है कि जो गुफा है वो क्या है, वो हमारे फार्म मतलब फार्म्स हैं जिसमें, या स्टॉक्स हैं जो हमें डिटेक्ट करना है। गुफा के बहुत सारे दरवाजे थे लेकिन एक ही दरवाजा खुलता था, है ना। तो उसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी किस फार्म में, किस स्टॉक में हम लोग जाए, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, वैसा। और फिर हम उसके अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा बहुत बड़ा खजाना। किसका खजाना? जो पैसा होगा FII का, HII का, DNI का, है ना, मतलब जो DII का, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा है, वो पैसा उसके अंदर, स्टॉक के अंदर लगा हुआ है ना। तो उसमें यह कि अगर उसके अंदर जीनी मिल जाए हम लोग को, तो हम क्या मांगेंगे उसे 3 विशेष, कि भाई हमारा पैसा 300 गुना हो जाए, है ना। जैसे जो ये यहाँ पे खजाना हम लोग लेके जा रहे हैं, तो या इस खजाने में से हम लोग को भी कुछ पार्ट मिल जाए, और 300% हम लोग की जो है वो ग्रोथ हो जाए उसके अंदर। और ये हो सकता है, मतलब 300% आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियोज में, बल्कि अभी मैंने दिखाया है शक्ति पंप का 550% उसने रिटर्न दिए, है ना। तो ये पॉसिबल है 300%। बस ये है कि पेशेंस मेन चीज है जो चाहिए होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए मतलब साइकोलॉजी को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और साइकोलॉजी में सबसे बड़ी चीज है कि हम प्रायोरिटी समझें अपनी, है ना, कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। जैसे कल ही शादाब भाई कह रहे थे कि मतलब जो है वो हेल्थ जैसे एक बहुत बड़ा फैक्टर है हम लोग की लाइफ में, है ना। कि अक्सर आपने सुना भी होगा कि आदमी जो है वो पैसा कमाने के चक्कर में सेहत खराब कर लेता है, और फिर सेहत सही करने के चक्कर में पैसा खराब करता है ना। कि जिंदगी आदमी लगाता है पैसा कमाने में, फिर उसको बीमारी हो जाती है, और फिर उन्हीं वो जो पैसा उसने कमाया है, उसी पैसा को वो अपने ऊपर वेस्ट करता है वापस से अपनी हेल्थ को गेन करने में, है ना। और वो टाइम भी उसका चला गया, ऑब्वियस सी बात है, उम्र तो किसी की वापस आ नहीं पाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, कितना टाइम हम लोग दे रहे हैं, और उससे हमारी हेल्थ पे, हमारी मेंटल वेलबींग पे कितना फर्क पड़ रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सही, अभी जो इतना बड़ा क्रैश हुआ था, मार्केट बहुत नीचे आता रहा, बहुत सारी चीजें रही, तो उसमें लॉसेस बुक करने थे, जिसने स्टार्टिंग में कर ली, बहुत अच्छी बात है। इसलिए मतलब पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक्स की। जैसे ये तीसरा पॉइंट है, पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि हम लोग को FII, हम लोग को देखना है कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एंट्री कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग को एंट्री करनी है, और उनसे जब वो निकले तब हमें निकल जाना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। सेकंड चीज CCI का डाइवर्जेंस, कि इंडिकेटर ठीक है हमारे पास है, उसको हमें यूज कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने का बिना इंडिकेटर के चार्ट्स को, पैटर्न्स को पहचान सके, और अपनी एंट्रीज को, एग्जिट को प्लान कर सके। तीसरी चीज है कि कैलकुलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारा वो मतलब एंट्री लेने से पहले आप ये डिसाइड करिए कि इसमें मुझे इतना स्टॉप लॉस लेना है। देखो ग्रीड जो है ना, लालच, वो सारे जो मतलब इंसान की परेशानियों की जो जड़ होती है, वो उसकी उम्मीदें ही है ना, कि आदमी कितनी उम्मीद लगाता है। और उर्दू ने जो है मिसाल भी दी है कि आदमी जो है वो ऐसा, जैसे जो है चार मुरब्बा वाली शक्ल, मतलब स्क्वायर है और उसमें आदमी है, तो आदमी की जो लाइन है वो बाहर, मतलब बल्कि एक ऐसे मिसाल दी कि एक हाथ अपनी गर्दन पे रखा, कि मौत तो उसकी गर्दन पे सवार है, और दूसरा हाथ आगे की तरफ ले, और ये उसकी उम्मीदें हैं जो बहुत आगे तक जा रही है ना। तो ये जो उम्मीदें, इनकी वजह से आदमी परेशान होता है। तो इमोशंस को मैनेज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अपना मेंटल पीस, ये बहुत, जब आप राइट माइंडसेट के साथ सुकून से होंगे तब आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और अगर आप खुद ही परेशान होंगे, अगर आपने पैसा उधार लेके लगा रखा है, या कहीं और का पैसा आपने यूज कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो आपके दिल में हमेशा जो है वो डर बना रहेगा कि यार कहीं ये पैसा लॉस ना हो जाए, तो आप हमेशा फियर में रहेंगे, और फियर में आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, है ना। जैसे मैंने ऐसी
मतलब उसका कोट है, कौन था बहुत बड़ा, हर्षद मेहता जो था, कि मतलब मार्केट में आप उतना ही पैसा डालिए जितना आप लूज करने का हिम्मत रखते हो, कि हाँ ठीक है अगर ये पैसा चला भी गया तो भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही पैसा आप मार्केट में डालिए, है ना। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि जहां हमें लॉस बुक करना है वहां हम लॉस बुक कर लें। ये नहीं कि नहीं यार अरे ठीक है आज लॉस हो सकता है कल बढ़ जाए, कल बढ़ जाए, और अगर एक स्टॉक में लॉस हो गया तो हम चाह रहे नहीं अब इसी से हमें कमाना है, अब मैं दोबारा इसमें और खरीदूंगा, जब ये चढ़ जाएगा और मैं डाल दूंगा इसमें, उसी को एवरेज किए जा रहे हैं, बिना सोचे समझे एवरेज कर रहे हैं, जहां एवरेज नहीं भी करना था वहां भी कर रहे हैं कि नहीं इसी से हमें पैसा कमाना है। वो सब सही चीज नहीं है। आपको ये सेट करना पड़ेगा, एक आप एंट्री ले रहे हैं तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतना स्टॉप लॉस है मेरा, इससे अगर नीचे स्टॉक गया है मेरा तो मैं इसको निकाल दूंगा। अब उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे अभी तक ये होता था, कभी मैंने स्टॉप लॉस लगाया और वो स्टॉप लॉस को हिट करके स्टॉप स्टॉक जो ऊपर चला जाता था, तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया, नहीं वहां लाइन डाल दी कि जब कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी उसके बाद मैं एग्जिट करूंगा। अगर इसको हिट करके ऊपर चली जा रही है तो एग्जिट नहीं करना है कभी, और अक्सर ऐसा होता है क्योंकि जो रिटेलर साइकोलॉजी उनको ये लोग भी समझते हो, जानबूझ के उनको पता होता है कि ये में 200 पे से स्टॉप लॉस लगाया होगा, यहाँ पे लोअर लो पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो वहां तक ले जाते हैं और वहां से फिर ऊपर लेकर के आते हैं, इससे कि उनको सारा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, है ना, जैसे डॉक्टर सर ने बताया था वैसे। तो इसीलिए खैर वो आपके ऊपर है अपनी साइकोलॉजी को आपको कैसे ट्रेन करना है, लेकिन ये भी कि लॉस को बेयर करना भी एक पार्ट है ना। और उसका क्यों है कि मेंटल पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप रोज उसको देखेंगे रोज आपको अफसोस होगा कि अरे आज और नीचे चला गया, आज मैंने अभी इस उसमें 35% लॉस था मेरा, सबसे ज्यादा मैंने उसमें 35-40% के लॉसेस मैंने बुक किए। क्यों? क्योंकि मैं रोज उसको देखता था, रोज मुझे मेरे दिमाग में जो खटकता था वो, मैंने कहा हटाओ यार इसको रखना ही नहीं है, जो होगा देखा है, कम से कम मैं सुकून से तो रहूंगा। हटाया मैंने, डाल दी, फिर वो पैसे कहीं और डाले, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया वो रिकवर जितना भी था, कोई मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं है। मेन चीज क्या है कि मेरा कैपिटल सेव हुआ। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियर हो, आप भले ही 10 ट्रेड ले रहे हैं, 10 में से आपकी 6 फेल हो रही है लेकिन 4 चल रही है, लेकिन वो 4 जो है वो ऐसी चलनी चाहिए, 4 का जो रिवॉर्ड है वो इतना हो कि वो इन 6 का लॉस कोई बेयर ना करे, बल्कि उन 4 का रिवॉर्ड 20 लॉसेस के बराबर होना चाहिए। इतनी अच्छी हमारी स्टडी हो, उसके लिए करना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ने का मतलब उसके लिए एनालिसिस करनी पड़ेगी कि स्टॉक ये कहाँ तक है, कैसा जा रहा है, हिस्ट्री हम उसकी देखेंगे, पहले इसने कैसा परफॉर्म किया है तो आगे भी लगभग वो वैसा ही परफॉर्म करेगा, बहुत ज्यादा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वो अपने आप वो वैसा ही चीजें चलती है। तो 30% बिजनेस एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस से क्या होगा, हमें कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। उसके बाद हमें साइकोलॉजी अपनी बनानी है कि नहीं ये मेरा सेटअप है, मुझे इसको फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इसमें लॉस बुक होगा तो मैं लॉस बुक करूंगा, और अगर इसमें जो है प्रॉफिट जब मेरा आ जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, या एटलीस्ट जब मेरे पास प्रॉफिट आएगा तो मैं उसमें स्टॉप लॉस लगा के चलूंगा कि ठीक है इससे ज्यादा फिर मेरा नहीं आना। एंट्री एग्जिट का क्राइटेरिया जो एफएनआई इंस्टीट्यूशन वाला वो मैंने आपको बताया ही कि जब वो यहाँ से लोअर हाई ब्रेक होके ऊपर जा रहा है तब वहां चलेगा, और जब ऊपर से वो हायर हाई उसने बनाना बंद कर दिया इसका मतलब अब ये ज्यादा ऊपर नहीं है, वहां से आप अपनी एग्जिट प्लान कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं चीजें कि अपने फोमो कंट्रोल करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपको लग रहा है स्टॉक भाग गया। देखो कभी भी आप देखना, कभी भी आप कोई भी जो है वो उठा के देखेंगे ना, कोई भी ब्रोकर ऐप, तो उसके बिल्कुल फ्रंट पेज पे वही होता है कि आज कौन सा स्टॉक भाग गया, है ना। तो हमेशा ऐसा होगा, इवन गिरी हुई मार्केट में भी स्टॉक 12-14% भाग रहे हैं, और हम यही सोच होते हैं यार ये स्टॉक हमारे पास क्यों नहीं, हमने इसको क्यों नहीं लिया, है ना। तो वो होगा, हमेशा होगा, हमेशा होगा, कोई ना कोई ऐसा स्टॉक भाग रहा होगा जो हमारे पास नहीं है, सही है। तो इसी को कंट्रोल करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट इसी को कहते हैं कि यार अरे निकल ना जाए, पता चला स्टॉक भाग रहा था, हमने कहा यार ऊपर चलो जल्दी से ले लो उसको, जल्दी से लिया, शाम तक आते आते बिल्कुल वो नीचे आ गया। एक स्टॉक सुबह सुबह 6% भागा और शाम तक आते आते -1% पे आ गया। अब सोचो जिस आदमी ने 6% पे उसको लिया होगा, वो शाम को ही उसको अपना 5-6% लॉस दिख रहा है, तो कितना उसको खराब लगेगा। तो फियर क्यों? क्योंकि उसने फोमो में डिसीजन ले लिया, भागम में उसको यार ये क्या हो गया, कैसा हो गया। तो अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रखना, और स्टेबल टाइम में, जब स्टॉक स्टेबल हो उस टाइम पे लेना चाहिए। बहुत सुबह को जो है ट्रेड मतलब लेना सही है, तो सुबह बहुत वोलेटाइल रहती है मार्केट, बहुत लंबा चौड़ा वैसा रहता है, या फिर आपको पहले से पता हो कि आज ये स्टॉक भागेगा, आपने पहले से वो करके रखी है, तो आप देख सकते हैं वैसा, या फिर शाम के उसमें, ठीक है। इसके अलावा डोंट अपसेट इफ ट्रेड गो अगेंस्ट योर एक्सपेक्टेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर स्टॉक जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं जाता तो अपसेट नहीं होना। और इसमें सबसे आसान बात देखिए, हम लोग के लिए तो बहुत ही आसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इस बात पर ईमान है कि नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है ना। बेशक तो बेशक। इस पे जो जी है वो जमीन भी, भरोसा आई करना, विल ठीक है, नहीं कोई जस्ट बात नहीं। इंटरजेक्ट हियर। आप जैसा फोमो बोले, मुझे भी अब छोटा सा फोमो हो रहा है।
10 मिनट ओ हो गए हैं शादाब भाई आके, तो आ फियर गए ऑफ हैं क्या? मिसिंग आउट शादाब भाई हो जाएगा तो फिर मुझे नहीं नहीं, तो शादाब एक भाई आ गए हैं क्या? एक मुझे पता नहीं बात चला। ये अच्छा, है क्योंकि हमारे मेहमान खुशूसी है, 10 मिनट से जी ज्यादा जी, वो बिल्कुल स्टूडियो बिल्कुल। में बैठे। आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज कि मैं आपको इस जगह पे इंटर स्टॉप कर अरे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, तो कैसी बातें कर रहे फियर हैं, मैं ऑफ तो वेट ही मिसिंग कर आउट रहा हूँ उनका। मुझे शादाब भाई से हो रही है। आई एम जस्ट अ फिलर सर।